हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पॉलिटिविज़न में। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस क्लास में यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रेगुलेटरी बॉडीज़ को कवर करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताते चलूँ कि ऐसे स्टूडेंट जो मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है। आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जानकारियाँ प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आज का जो टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नियामक संस्था, रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे, जो आपका कवर होगा यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत। तो आइए जानते हैं बेसिकली कि आज हम लोग किन किन रेगुलेटरी बॉडीज़ को कवर करने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे नियामक संस्था है जिसके बारे में हम लोग आज डिटेल से जानेंगे। तो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे AICTE के बारे में, उसके बाद जानेंगे CEC के बारे में, ठीक है, उसके बाद IIMB के बारे में, NCERT के बारे में, NIOS के बारे में, और जानेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च अर्थात NTTR के बारे में। इसके अलावा जानेंगे नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग अर्थात नेप्टल के बारे में। और लास्ट में आज समझेंगे हम लोग UGC ग्रांट्स कमीशन के बारे में, ठीक है। ये सारे आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जहाँ से क्वेश्चन हर एक कोई ना कोई शिफ्ट में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए हम लोग आज एक एक करके सबके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को बताने से पहले मैं बता दूं आखिरकार ये जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होते हैं, नियामक संस्थाएं होती हैं, ये नियामक संस्था होती क्या है, कहते किसको हैं, ठीक है। तो जो नियामक संस्था होती है वह एक सार्वजनिक संगठन या सरकारी एजेंसी है, जिसे एक नियामक कार्य करने के लिए स्थापित किया गया है, ठीक है। नियामक संस्थाओं को क्या होते हैं, यह एक पब्लिक या फिर कोई सरकारी एजेंसी होती हैं, जिनको एक से भी संस्था को या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करने का काम दिया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आवश्यकताओं, शर्तों या प्रतिबंधों को लागू करना, गतिविधियों के लिए मानक निर्धारित करना और इन क्षेत्रों में लागू करना या अनुपालन प्राप्त करना शामिल है। मतलब जो संस्थाएं होती हैं अपने जिन जिन संस्थाओं को रेगुलेट करती हैं, उनके लिए नियम कानून या फिर कोई भी एक्टिविटीज़, उनके एक मानक जो है टर्म्स एंड कंडीशन सारे प्रोवाइड कराते हैं या फिर उनके लिए सारी चीज़ें संचालित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए UGC जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यह एक भी क्या है, यह एक नियामक संस्था है, रेगुलेटरी बॉडीज़ है। तो ये इसका काम क्या है कि जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं उनको रेगुलेट करना, ठीक है। हायर एजुकेशन सिस्टम से संबंधित नियम बनाना, कानून बनाना, जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, तो इनका काम होता है अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने आवश्यकता के अनुसार उनके नियम कानून और मानकों का निर्धारण करना। जैसे UGC का काम है हायर एजुकेशन का, कोई एक जैसे कि AICTE है, इसका काम है टेक्निकल एजुकेशन का। तो हर जो क्षेत्र है वो बांटा गया है, तो अपने अपने हर क्षेत्र के अनुसार ये क्या करते हैं, अपने चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। तो ऐसी संस्थाओं को हम क्या कहते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज अर्थात नियामक संस्थाएं। तो आज के नियामक संस्थाओं के जो सबसे पहला लिस्ट में है वो है आपका IIMB, ठीक है। क्या है ये IIMB, नाम सुने होंगे आप, और इसका आप देख रहे हैं लोगो क्या है और जो मोटो है वो क्या है, तो तेजस्वी नावधीतमस्तु, ये है IIMB का एक लोगो और मोटो सेंटेंस। और अगर इसके मैं टाइप की बात करूँ कि किस टाइप की संस्था है, तो ये है पब्लिक बिजनेस स्कूल है, ठीक है। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1973 अर्थात 48 ईयर्स अगो। और इसके जो भी चेयरपर्सन है वो हैं डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि कब इसका इस्टेब्लिश हुआ और ये किस टाइप का है, ठीक है। तो यह पब्लिक बिजनेस स्कूल का है। आप लोगों और इसका जो भी मोटो है वो आप देख पा रहे हैं। अब IIMB है, आखिरकार इसका फुल फॉर्म क्या है ये भी पूछ लिया जाता है। तो IIMB का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु, ठीक है। क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, इसको आपको याद रखना है, ये फुल फॉर्म है IIMB का।
1947 के बाद स्वतंत्र भारत की सरकार ने स्वदेशी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, किस पे? स्वदेशी विज्ञान मतलब अपने मतलब जो भी हमारे यहाँ का रिसर्च इनोवेशन है, साइंस है, और उसके जो इनोवेशन है उसमें कैसे कैसे इनोवेशन लाया जाए, कैसे कैसे बिजनेस को बढ़ावा दिया जाए, प्रौद्योगिकी को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए जब उनके दिमाग में विचार आया तो वो क्या हुआ, एक प्रौद्योगिकी का आधार तैयार हो जाता है। और यहाँ से स्पष्ट हो गया कि जैसे ही आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए जो भी है भारतीय प्रबंधन संस्थानों की स्थापना हुई, ताकि अपने देश में अपने मतलब स्वदेशी विज्ञान और विकास को बढ़ावा मिल सके। तो 1973 में भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर की स्थापना की गई। कब की गई? 1973 में। क्यों की गई? क्योंकि जब हम आज़ाद होते हैं उसके बाद हमको ग्रोथ का बहुत ज़्यादा हम पे प्रेशर होता है कि कैसे हम डेवलपमेंट करें, कैसे हम अपने यहाँ के साइंस और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं, अपना बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं। तो कोई भी बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए ज़रूरत पड़ी एक संस्था की, और वो संस्था था आपका IIMB। ये क्यों बना? ये बना है प्रबंधन के लिए। ठीक है, प्रबंधन संस्थानों को मैनेज करने के लिए इसको बनाया गया 1973 में। ठीक है, भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर अर्थात एशिया में प्रबंधन का एक प्रमुख स्नातक स्कूल है। यह सिर्फ भारत में नहीं, ये पूरे एशिया में क्या है, यह एक मतलब स्कूल है जो कि मैनेजमेंट की पढ़ाई कराता है। 2017 के IIM अधिनियम के तहत IIMB जो है वो राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कर दिया गया है। ये डेटा देखिए आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि किस अधिनियम के तहत जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर को राष्ट्रीय महत्व को घोषित किया गया। तो वो 2017 के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अधिनियम के तहत। IIMB में 109 पूर्णकालिक संकाय सदस्य हैं और विभिन्न डिग्री प्रदान करने वाले कार्यक्रमों में लगभग 1200 छात्र हैं और लगभग 5000 वार्षिक कार्यकारी शिक्षा प्रतिभागी फिलहाल कार्यरत हैं। अगर हम वहीं पे बात करें IIMB का उद्देश्य का, तो जो IIMB का उद्देश्य है वह है एक वैश्विक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान बनाना जो व्यापार, सरकार और समाज के लिए प्रबंधन, नवाचार, उद्यमिता में उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है। आपके अलावा ये जो डिग्री जो ग्रांट करता है IIMB, वो कौन कौन से डिग्री हैं, तो ये डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो 1 साल का है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो कि 2 साल का डिग्री है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो कि 2 साल का पूर्णकालिक डिग्री है। इसके अलावा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो कि 2 साल का पूर्णकालिक डिग्रियां हैं। ये सारी डिग्रियां भी ये IIMB प्रोवाइड कराता है। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ से जाके इन सारे सब्जेक्टों में अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। ठीक है, अब आता है दूसरे नंबर पे आपका बात CEC का। ठीक है, CEC आखिरकार है क्या? तो CEC का जो फुल फॉर्म है वो फुल फॉर्म है द कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसका काम है CEC का मेनली कि शैक्षिक ज्ञान प्रसार के साधन के रूप में कार्य करने के लिए टेलीविज़न की क्षमता और शक्ति को महसूस करते हुए UGC ने वर्ष 1984 में देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम शुरू किए। कब किए? 1984 में। ऐसे कार्यक्रम उत्पादनों के लिए 6 विश्वविद्यालयों में मीडिया केंद्र स्थापित किए गए थे। शुरू में क्या किए गए थे? 6 विश्वविद्यालय में मीडिया केंद्र स्थापित किए गए थे। इसके बाद CEC 1993 में राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के शैक्षिक उत्पादन के समन्वय, मार्गदर्शन और सुविधा के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में उभरा। कब उभरा? 1993 में। ठीक है, CEC का काम क्या हुआ कि शैक्षिक उत्पादन के समन्वय, मार्गदर्शन और सुविधा के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में उभरा और आज 21 मीडिया सेंटर CEC की छत्र छाया में इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम कर रहे हैं। मतलब कि मीडिया के थ्रू जितने भी एजुकेशन हैं उनको देख रेख या फिर जितने भी मीडिया सेंटर हैं जो फिलहाल 21 हैं, इनको रेगुलेट करने का काम दिया गया कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन को, अर्थात CEC को।
इनके द्वारा आप अभी फ़िलहाल जैसे कि डिजिटल है तो आपको CEC के वेबसाइट पे बहुत तरीके के सारे लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं, सारे मटेरियल्स वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। आप देखे होंगे कि बड़े बड़े संस्थानों के द्वारा कि कोऑर्डिनेट करके इस अपनी एजुकेशन की इस पहल को बहुत लॉकडाउन की स्थिति में तो बहुत ज़्यादा ही यह सफल रहा है। ठीक है, तो इसका काम है जितने भी हैं एजुकेशन को मीडिया के थ्रू मतलब बेहतर करना, उसमें और भी ज़्यादा इनोवेशन लाना और उसकी स्थिति को सुधार करना। और अगर मैं बात करूँ ऑब्जेक्टिव ऑफ CEC के, आखिरकार ये CEC का लक्ष्य क्या है, तो देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों में UGC द्वारा स्थापित मीडिया केंद्रों की गतिविधियों के प्रति घनिष्ठ समन्वय, सुविधा और समग्र मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करना। इसके अलावा प्रसारण के साथ साथ गैर प्रसारण मोड के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसार करना, शैक्षिक कार्यक्रमों अर्थात ऑडियो विजुअल और वेब आधारित और संबंधित सहायक सामग्री का उत्पादन, आगे ऐसे उत्पादन के लिए उपयुक्त सुविधाओं की स्थापना करना। मतलब एजुकेशन को ऑडियो या फिर ऑडियो विजुअल या फिर वेब के आधार पे कैसे भी करके उसकी चीज़ों को प्रोवाइड कराना, उसमें और भी ज़्यादा इनोवेशन लाना, ये सब मुख्य ऑब्जेक्टिव हैं CEC के। इसके अलावा ऐसे कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को इष्टतम करना और उनमें अनुसंधान संबंधी गतिविधियों को बढ़ाना। ठीक है, नई तकनीक का अध्ययन, प्रचार और प्रयोग करना जो शैक्षिक संचार की पहुंच या प्रभावशीलता को बढ़ाएगा। आजकल तो डिजिटल का दौर चल रहा है, तो इसमें CEC का जो महत्व है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसके ऊपर जो जितने भी मीडिया सेंटर हैं इनके ऊपर और भी दबाव है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे ये लोगो AICTE का, ठीक है, जो बना था नवंबर 1945 को। अगर मैं बात करूं हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और जो भी इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो क्षेत्रीय कार्यालय आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ पे है। और अभी जो इसके चेयरपर्सन है AICTE के वो है अनिल सहस्राबुद्धे। ठीक है, ये हैं अनिल सहस्राबुद्धे, ये चेयरमैन है AICTE के। और वहीं पे अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं कि AICTE का फुल फॉर्म क्या है, तो वो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, और हिंदी में है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। ठीक है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद भारत में नई तकनीकी संस्थान शुरू करने, नए पाठ्यक्रम शुरू करने और तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश क्षमता में फेरबदल करने हेतु अनुमोदन करती है। ठीक है, यह भी एक रेगुलेटरी बॉडीज है जो टेक्निकल एजुकेशन को संस्थाओं को शुरू करने, उनके करिकुलम, उनके इनरोलमेंट, उनका जो मतलब उनके अंदर की जो भी कैपेसिटी है उसको इन्हेंस करने का काम करती है। यह ऐसी संस्थाओं के लिए मानदंड भी निर्धारित करती है जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है उनके लिए। इसकी स्थापना 1945 में सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी। सबसे पहले जो 1945 में AICTE का गठन हुआ, तो गठन हुआ था एडवाइजरी बॉडी के रूप में, लेकिन संसद के अधिनियम 1987 में इसे सांविधिक दर्जा प्रदान कर दिया गया और इसको कानूनी रूप दे दिया गया। कब दे दिया गया? 1987 में। तो ये दो डेटा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1945 में ये एडवाइजरी बॉडी था और 1987 में इसको सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है, जहाँ इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एवं सचिव के कार्यालय हैं। इसके अलावा कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल और बेंगलोर में इसके 7 क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं। ये आपको याद रखना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि AICTE का हेडक्वार्टर कहाँ है और इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो कहाँ कहाँ पे स्थित हैं। तो इसको आप लोग याद अवश्य कर लीजिएगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और वहीं पे मैं बात करूँ AICTE की ऑब्जेक्टिव के बारे में, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव से तो क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव इसका यह है कि यह तकनीकी संस्थाओं के प्रत्यायन या कार्यक्रमों के माध्यम से तकनीकी शिक्षा के गुणवत्ता विकास को भी सुनिश्चित करती है। जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हैं उनकी गुणवत्ता, उनकी डेवलपमेंट को सुनिश्चित करना इसका काम है। इसके अलावा अपनी विनियामक भूमिका के अलावा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एक बढ़ावा देने की भी भूमिका है, जिससे यह तकनीकी संस्थाओं को अनुदान देकर, ठीक है,
महिलाओं, विकलांगों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए तकनीकी शिक्षा का विकास, नवाचारी संकाय अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने संबंधित योजनाओं को माध्यम से कार्यान्वित करती है। मतलब यह न सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन में क्वालिटी और डेवलपमेंट की बात करती है, साथ ही साथ यह तकनीकी संस्थाओं में क्या कर दे के अनुदान दे के रिलैक्सेशन दे के वहाँ पे कोशिश ये है कि जितने भी समाज के पिछड़े वर्ग हैं, चाहे वो महिला हो, विकलांग हो, कमज़ोर वर्ग हैं, वो भी मतलब वहाँ पे जाएं और तकनीकी शिक्षा में क्या हो, सुदृढ़ता हासिल करें, वहाँ पे इनोवेशन लाएं, वहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा दें। तो ये भरसक प्रयास है, ऑब्जेक्टिव है AICTE का कि टेक्निकल एजुकेशन सहित जो भी ऐसे पिछड़े वर्ग है उनको भी अनुदान देके टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में और भी उपलब्धि हासिल की जाए। तो इसका काम क्या है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है और इसका काम है जितने भी टेक्निकल एजुकेशन है, इंस्टीट्यूशन है, उनका देखरेख करना, उनके डेवलपमेंट और क्वालिटी से संबंधित निर्णय लेना, नियम कानून बनाना। अब बात आती है NCERT की। ठीक है, NCERT यह एक और मतलब अनदर रेगुलेटरी बॉडी है और ये क्या है, तो ये जो टाइप है ये है ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, ये स्वायत्त संस्था है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1961 में और इसके प्रेसिडेंट है फिलहाल अभी रमेश पोखरियाल, जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैं, और डायरेक्टर हैं डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो NCERT के प्रेसिडेंट हैं वो कौन होते हैं, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। ये आपको यहाँ से एक इम्पोर्टेंट है और यही एक ऑटोनोमस बॉडी है। 1961 में इसको बनाया गया था। वहीं पे मैं अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो NCERT का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये आपको याद रखना है फुल फॉर्म। और हिंदी में मैं बात करूं तो हिंदी में है ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं NCERT। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद को भारत सरकार द्वारा 1961 में स्थापित किया गया और यह एक स्वायत्त संगठन है जो स्कूली शिक्षा में, ध्यान रखिएगा, जो स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सहायता देता है। यह भी एक रेगुलेटरी बॉडी है और इसका काम है जितने भी स्कूली एजुकेशन है उनमें क्वालिटी और उनमें रिफॉर्म के लिए नीतियां और प्रोग्राम आयोजित करना और इस पे केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देना। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 27 जुलाई 1961 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना का संकल्प लिया। कब लिया? 27 जुलाई 1961 को, जिसने औपचारिक रूप से काम करना प्रारंभ कब किया? 1 सितंबर 1961 से। परिषद का जब गठन हो रहा था तो 7 मौजूदा राष्ट्रीय सरकारी संस्थान जो थे उनको मिलाकर इस परिषद का गठन किया गया था। वहीं पे मैं बात करूं NCERT के मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो NCERT का जो मुख्य उद्देश्य है वो है स्कूली शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करना, बढ़ावा देना और समन्वय करना है। मॉडल पाठ्यपुस्तकें, पूरक सामग्री, समाचार पत्र, पत्रिकाएं तैयार करना और प्रकाशित करना, शैक्षिक किट, मल्टीमीडिया, डिजिटल सामग्री आदि विकसित करना। मतलब स्कूल एजुकेशन के जो भी बेसिक ज़रूरत है, चाहे वो डिजिटल हो, शैक्षिक किट हो, जो भी सामग्री हो, समाचार पत्र हो, सारा का सारा चीज़ प्रोवाइड कराना, ये काम है उसका। किताब प्रोवाइड कराना, ये सारा काम है आपका NCERT का। इसके अलावा शिक्षकों के सेवा पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण का आयोजन करना, मतलब टीचर ट्रेनिंग कराना, नवीन शैक्षिक तकनीकों और प्रथाओं का विकास करना, राज्य के शैक्षिक विभागों, विश्वविद्यालयों और गैर सरकारी संगठनों और अन्य शैक्षणिक संगठनों के साथ सहयोग और नेटवर्क, स्कूली शिक्षा से संबंधित मामलों में विचारों और सूचनाओं के लिए एक क्षमा शोधन गृह के रूप में काम करना। मतलब चाहे वो शिक्षकों का ट्रेनिंग की बात हो, नवीन शैक्षणिक तकनीक की बात हो, शिक्षक विभाग में, विश्वविद्यालय में या फिर कोई गैर सरकारी संगठन हो, वहाँ पे सहयोग स्थापित करना, नेटवर्क स्थापित करना,
सारे जो स्कूल एजुकेशन से संबंधित कार्य हैं वो एनसीईआरटी के द्वारा कार्यान्वित कराए जाते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर भी काम करता है, विदेशी प्रतिनिधि मंडलों का दौरा करता है और विकासशील देशों के शैक्षिक कर्मियों को विभिन्न प्रशिक्षण सुविधाएं भी प्रदान करता है। यह मतलब सिर्फ देश में ही नहीं, यह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन संगठनों के साथ मिलकर भी काम करता है और वहाँ के जो भी प्रतिनिधि मंडल हैं वो दौरा भी करता है और जितने भी डेवलपिंग देश हैं उनके शैक्षिक कर्मियों को विभिन्न प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करता है। ये सारा इम्पोर्टेंट काम है आपका एनसीईआरटी का। अब हम लोग बात कर लेते हैं एनसीईआरटी के कुछ अचीवमेंट के बारे में या फिर उन्होंने अभी तक क्या क्या कब कब काम किया। तो उसके अचीवमेंट में ये बहुत फेमस है कि द करिकुलम फॉर द 10 ईयर्स स्कूल, ठीक है। इसमें देखते हैं कि ये कब बना था, इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो जो द करिकुलम फॉर 10 ईयर्स स्कूल है, इसकी जो रूपरेखा है वो तैयार की गई थी 1975 में। इसने इस बात पे जोर दिया कि रूपरेखा में निर्धारित सिद्धांतों पर आधारित पाठ्यक्रम को अनुसंधान के आधार पर विकसित किया जाना चाहिए। मतलब किस बात पे जोर दिया कि जो भी पाठ्यक्रम हैं उनको रिसर्च के आधार पे डेवलप करना चाहिए। कब? 1975 में जो आया था ये प्रोग्राम करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल। इस प्रकार एनसीईआरटी के लिए 1970 का दशक भारतीय वास्तविकताओं को शिक्षा की सामग्री और प्रक्रिया को बताने के लिए पाठ्यक्रम, अनुसंधान और विकास की गतिविधियों से भरा हुआ था। एनसीईआरटी को खूब वाहवाही मिला इस प्रोग्राम के लिए। उसके बाद आता है नेशनल करिकुलम फॉर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। तो इस संशोधित पाठ्यक्रम ढांचा यह 1986 में राष्ट्रीय नीति, जो यह नेशनल करिकुलम फॉर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन था, इसको संशोधित पाठ्यक्रम ढांचा शिक्षा पर 1986 की राष्ट्रीय नीति और 1988 में इसे लागू किया गया था। मतलब 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें इस पे बात की गई थी, लेकिन इसको लागू किया गया था 1988 में। इसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा शामिल थी और उन्हें अधिक बाल केंद्रित बनाने के लिए पाठ्यचर्या और निर्देशात्मक सामग्री के पुनर्अभ्यास का सुझाव दिया गया था। इसने शिक्षा के सभी चरणों में परीक्षा सुधार और सीई के कार्यान्वयन की वकालत करने की बात की थी। कब? जब ये नेशनल करिकुलम फॉर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन पे सुधार की इन्होंने बात की थी। फिर इसके बाद इन्होंने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन जो 2000 में आया था, इसने एक स्वस्थ, सहमत और तनाव मुक्त किशोरावस्था और पाठ्यचर्या सामग्री की कमी की आवश्यकता पर बल दिया और इस प्रकार ये एक बहुसांस्कृतिक विषयगत दृष्टिकोण की सिफारिश की गई और पर्यावरण शिक्षा का भी उच्चारण किया गया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन के तहत। और शिक्षा के पहले 2 वर्षों में भाषा और लैंग्वेज और जो मैथमेटिक्स हैं इनको अलग कर दिया गया, ठीक है। तो ये मेनली जो अचीवमेंट हैं आपके एनसीईआरटी के वो हैं। तो नेक्स्ट है आपका NIOS, जो हम लोग अब कल कवर करेंगे। आई होप कि ये लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है और तो क्लास को लेंदी ना बनाते हुए आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, जहाँ पे आज हम लोग 4 रेगुलेटरी बॉडीज़ को कवर किए। बाकी जो बचे हुए रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं इनको हम लोग कल कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज हम लोगों ने NCERT, AICTE, CEC और IIMB के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त की। तो आप इनके ऑब्जेक्टिव, इनके फुल फॉर्म्स और इनके इस्टेब्लिशमेंट का डेट जो है वो अवश्य याद कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग कल इसके पार्ट 2 के साथ। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।